विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 और कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित शीर्षक काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद। छंद के अंतर्गत हम लोग परिभाषा और इसके प्रमुख अवयव जैसे कि मात्रा इत्यादि की गणना के जो नियम हैं इन पर ध्यान देंगे और इसके साथ साथ जो कक्षा 9 और 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित छंद हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें छंदों की तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है बंधन। वह रचना जो मात्रा, गति, यति, लय, तुक आदि से सुनियोजित ढंग से बद्ध रहती है उसे छंद कहते हैं। मात्रा, गति, यति, लय, चरण आदि से सुनियोजित ढंग से बद्ध रचना छंद कहलाती है। छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत मात्रा की गणना की जाती है। मात्रिक छंदों के अंतर्गत मात्रा की गणना की जाती है। और दूसरा हमारा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। इस वीडियो में हम लोग पहला भाग है ये वीडियो का, इसमें मात्रिक छंद के अंतर्गत जो मात्राएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, उनके नियम, और वर्णिक छंद के अंतर्गत वर्णों की गणना किस प्रकार की जाती है देखेंगे। और हो सकता है अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हुआ तो हम एक आध छंद इसमें भी देख लेंगे, बाकी इसका एक दूसरा भाग भी हम बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मात्रिक छंद की। मैंने आपको बताया कि मात्रिक छंद वे होते हैं जिनमें मात्रा की गणना की जाती है। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आपका है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का मतलब लघु होता है और दीर्घ का मतलब गुरु भी होता है। इसके जो सिंबल हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें नियम होते हैं इसके। चलिए हम लोग देखते हैं कि ह्रस्व मात्राओं को गिनने के कौन कौन से नियम हैं। ह्रस्व मात्रा की गणना के कौन कौन से नियम हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व मात्रा की, लघु मात्रा की। ह्रस्व या लघु मात्रा के नियम। ह्रस्व या लघु मात्रा के नियम देखिए। सबसे जो पहला नियम है वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर और इनसे युक्त व्यंजन। इनसे युक्त व्यंजन कहने का तात्पर्य है कि जिन भी व्यंजनों में ये मिले रहेंगे वे लघु गिने जाते हैं। इनसे युक्त व्यंजन लघु गिने जाते हैं। लघु गिने जाते हैं। दूसरा जो नियम है वो ये है कि चंद्र बिंदु वाले वर्ण, चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु होते हैं। चंद्र बिंदु वाले वर्ण लघु होते हैं। जिस भी वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा रहेगा वो भी लघु होता है। हलंत वाले वर्ण, जिस वर्ण के अंत में हलंत लगा हो, हलंत वर्ण भी लघु गिने जाते हैं। हलंत वर्ण भी लघु गिने जाते हैं। और इसके बाद एक आपका है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर भी जो है, संयुक्त अक्षर जो है ये भी लघु गिना जाता है। संयुक्त अक्षर लघु गिने जाते हैं। ये हमारे लघु मात्राओं के नियम है। इतनी कंडीशन में लघु मात्रा जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है लगाई जाती है। अब हम चलेंगे दीर्घ मात्रा के संबंधी नियमों की तरफ। दीर्घ मात्रा कहाँ कहाँ लगाई जाती है। जैसे अभी हमने कहा कि ह्रस्व स्वर और इनसे युक्त व्यंजन लघु गिने जाते हैं, तो वैसे ही दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन, दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन
दीर्घ गिने जाते हैं, दीर्घ होते हैं, या गुरु भी कह सकते हैं, गुरु होते हैं। जैसे किसी वर्ण में का पर बड़ी की मात्रा है, का पर बड़ा ऊ की मात्रा है, का पर ए की मात्रा है, का पर ऐ की मात्रा है, ये सब दीर्घ गिने जाएंगे। अनुस्वार और विसर्ग युक्त व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग युक्त व्यंजन दीर्घ होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग युक्त व्यंजन दीर्घ होते हैं। इसके बाद जो अगला नियम है वो है कि संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण, संयुक्त अक्षर, अभी संयुक्त अक्षर बताया गया कि संयुक्त अक्षर अपने में दीर्घ लघु होता है, और जो संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण होता है, से पूर्व का वर्ण, पूर्व का वर्ण दीर्घ होता है। संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण दीर्घ होता है। ये हमारे जो है दीर्घ के नियम है। अब हम बात करते हैं वर्णों की गणना के संबंध में। वर्णों की जो गणना होती है वो वर्णिक छंदों में होती है, और इसकी गणना का एक सूत्र है। वो सूत्र किस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। वर्णों की गणना के संबंध में, वर्णों की गणना किस प्रकार की जाती है। वर्णों की गणना का जो है सूत्र है, वर्णों की गणना का सूत्र, वर्णों की गणना का जो सूत्र है वो आपका है या माता राजभान सलगा। गण बनते हैं, गणों की संख्या कितनी है, 8। इसमें सबसे पहला आपका यगण है, फिर मगण है, फिर तगण है, फिर रागण है, फिर जागण है, और उसके बाद भा गण है, नागण है, और सागण है। इस ला का मतलब लघु होता है, और इस गा का मतलब गुरु होता है। गण किस प्रकार से बनते हैं, ये जो यगण मगण आपको दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से बनते हैं। 3-3 वर्णों, 3-3 मात्राओं के क्रम से एक गण बनता है। यगण जानने के लिए प्रारंभ के 3 अक्षरों को हम इसमें से ले लेंगे। इसमें पहली मात्रा 1 लगेगी, फिर 2, 2, तो कह सकते हैं ये आपका यगण है। मगण की अगर बात करें तो यहाँ तीनों वर्ण दीर्घ होते हैं, तीनों मात्राएं दीर्घ लगेंगी। तगण की बात करें तो 2 दीर्घ और 1 लघु। रगड़ की बात करें तो 1 दीर्घ, 1 लघु, 1 दीर्घ। जगड़ की बात करें तो 1 लघु, 1 दीर्घ, 1 लघु। भगड़ की बात करें तो 1 दीर्घ, 1 लघु, 1 लघु। नगण में तीनों लघु होते हैं, सगण में 2 लघु, 1 गुरु होता है। ये आपके 8 गण हैं, और 8 गण जो है वर्णिक छंदों में देखे जाते हैं। वर्णिक छंदों में पहले वर्णों की गणना की जाती है। लक्षण में आपको बताया जाएगा कि किसी भी छंद में कितने वर्ण होते हैं। जैसे इंद्रवृजा उपेंद्रवृजा में 11-11 वर्ण होते हैं, तो उसमें ये भी दिया रहेगा कि किस क्रम में है। जैसे 2 तगण 1 जगण, इस तरीके से कहीं दिया रहेगा कि 1 तगण 2 जगण। तो जो भी लक्षण होगा उसे हम जो है विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले अब बात करेंगे दोहा छंद की। दोहा छंद, सबसे पहले बात करेंगे दोहा छंद की। सबसे पहला है दोहा। देखिए इसका जो सबसे पहला लक्षण है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। जो समचरण है, समचरण का मतलब है दूसरा और चौथा। समचरण यानी कि दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं। समचरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में
13 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में 13 13 और सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका जो उदाहरण है, कोई सा भी उदाहरण आप ले सकते हैं, इसे हम करके दिखाते हैं आपको। इसका जो उदाहरण है वो है बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। अब यहाँ मात्रा लगाएंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। ये पहला विषम चरण है। इसमें 13 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 मात्राएं। ऐसे ही जो अगली पंक्ति है उसमें भी इसी तरीके से मात्राएं लगेंगी। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपका है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, सकत कुसंग। 2 मात्राएं लगेंगी। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ 13 मात्राएं हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इस तरीके से। अब चलते हैं हम लोग अगले छंद की तरफ। अगला हमारा है सोरठा। अगला हमारा छंद है सोरठा, जो कि दोहे का ठीक उल्टा होता है। लक्षण की अगर बात करें तो यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 11, विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। कोई सा भी दोहे का उल्टा करके आप जो है वो सोरठा लिख सकते हैं। दोहे को ही ठीक उल्टा करके लिख देंगे, सोरठा का वो उदाहरण माना जाएगा। मात्रा ठीक वैसे ही लगेगी जैसे दोहे में लगाई गई थी। अगला जो छंद है आपका वो है चौपाई। अगला जो छंद है वो आपका है चौपाई। बात करेंगे हम लोग चौपाई की। चौपाई छंद जो है ये सममात्रिक छंद है। ऐसा है, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। 16 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद बताया जाता है कि अंतिम 2 वर्ण जो है वो गुरु होते हैं। गुरु होते हैं। उदाहरण देख लीजिए। ये आपका चौपाई छंद का लक्षण है और इसका जो उदाहरण है उसको देखते हैं हम लोग। चौपाई छंद का उदाहरण देखिए, हम चौपाई ले रहे हैं नागमती वियोग वर्णन से। नागमती चितौर पथ फेरा पीयू, पीयू जो गए उन्हीं कीन्ह न फेरा। कीन्ह न फेरा।
यहाँ मात्रा लगाएंगे 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 4 16। इसी तरीके से 16 मात्राएं सभी चरणों में होंगी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक छंद का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें और अपने साथी विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।